हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालो अपी का व्लॉग देखा मैंने कल वाला। और उसके कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। प्लस रेडिट पे ना ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इसके कमेंट्स पे भी बार बार आ रहा है कि जब रिजा से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो उसे साइंस क्यों दिलाई। तो उसका आंसर ये है कि इनके घर में कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, किसी को भी कोई लेना-देना नहीं है इनके करियर से, इनके फ्यूचर से, इनकी एजुकेशन से। इनको पहली बात तो इनके पूरे खानदान में किसी ने पढ़ाई की ही नहीं है ठीक से, जिसे पता चले कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम लेने के रिperकशंस क्या हो सकते हैं अगर तुमने उसमें ठीक से मेहनत की या नहीं की। और कौन-सा स्ट्रीम लेने से क्या बन सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है तुम्हारा, इनको कुछ नहीं पता इनके पूरे खानदान में। सबसे ज़्यादा कंसर्न कौन होता है बच्चे के लिए अगर बच्चा फेल हो रहा हो या ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो होते हैं उसके पेरेंट्स। और सालों पे का एक पुराना व्लॉग है। जब इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो मिसकैरेज हुआ था उससे थोड़े दिन पहले का, ये मायके में आई हुई थी और इसके रूम में मैंने उसपे एक पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है। मैं सोच रही थी निकालूँ वो क्लिप, बट मेरे को टाइम नहीं मिला। तो हो सकता है 1 आध दिन में मैं निकाल दूँ, लेकिन मैं बताती हूँ उसमें था क्या। तो उस क्लिप में सालो अपी जी अपने रूम में बैठी हुई है, रिज़ा रेहान आस-पास हैं, शायद सारा भी है, सनी भी है। और रेहान कहता है कि सालो अपी आपने तो कुछ एजुकेशन की बात चल रही थी और रेहान कहता है कि सालो अपी आप तो कहते हो कि 50% ले आओ तो बहुत है। तो ये तो इनका बार है। सोचो 50% सालों अपनी बचपन से इन्हें कहती आई होगी कि 50% ले आओ बहुत है। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि ओह! बस पास हो जाओ। जैसे होता था बिल्कुल पुराने ज़माने में कि हाँ भई 10वीं पास हो जाओ, 12वीं पास हो जाओ, दैट इज़ इनफ। बट दे नेवर केयर्ड अबाउट द परसेंटेज, दे नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। बस पास होना इनके लिए इनफ था। एंड वैसे भी शोएब एंड सबा इब्राहिम बोथ आर ड्रॉप आउट्स। अब ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने खुद कभी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये दूसरों के बच्चों को पढ़ने के लिए एनकरेज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इनका एम सिर्फ़ यही था कि इनको कैसे यूज़ करो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आराम के लिए। पहले घर के काम करवाते थे, आपने देखा होगा रेडिट पे क्लिप भी चल रही है और भी मतलब शुरू से देखा ही होगा जो-जो इनके व्लॉग्स को सालों से देखते आए हैं। इनके ब्लॉग में इतना क्लियर है कि सारे घर के काम ये बच्चों से ही करवाते थे। और ये ऐसा नहीं कि व्लॉगिंग शुरू होने के बाद हो रही थी, ये पहले से ही कराते आ रहे थे। और ये ना एक मैनिपुलेशन का तरीका होता है कि लोग कहते हैं ना, जैसे दीपिका कह रही है कि चाय बहुत अच्छी बनाती हो, तुम सबका ख़्याल रखती हो। ये एक तरीका होता है उसको मतलब एनकरेज करने के लिए कि हाँ, तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम सबका ख़्याल रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, ताकि वो बच्चा खुश हो जाए कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबको खुशियाँ दे रहा हूँ, मैं सबका ख़्याल रख रहा हूँ, तो आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। तो वो करती आई है। मतलब बैठे-बैठे घर के काम करवा रहे हो, 2 झूठी तारीफ़ें करने में क्या जाता है? तो वो झूठी तारीफ़ करके, "रिज़ा तुम बहुत अच्छी हो, रिज़ा तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी बेकरी खुलवाऊँगी।" भैया खुलवाओगे, कब खुलवाओगे? आज तक तो तुमने उसको मतलब नेल्स तो बढ़ाने दे नहीं रहे हो, उसे अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने नहीं दे रहे हो, कोई फ्रेंड सर्कल बनाने नहीं दे रहे हो। वो खुद कह रहे हैं कि सालों पे तो मैं कहीं जाने ही नहीं देती है, सालों पे। तो जब तुम उसे कहीं घर से बाहर निकलने दे ही नहीं रहे हो, कोई एक्सपोज़र ही नहीं है उस लड़की का, मतलब तुम्हारे सिर्फ़ ये 3 बीएचके, 2 बीएचके और 5 बीएचके के अलावा, तो वो ज़िंदगी में क्या ही सीखेगी, क्या ही अपग्रेड होगी? खुद को अपग्रेड करना है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड सनी यू आल्सो हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज़ वी हैव टू गिव गुड अपब्रिंगिंग टू हेदर। सो नाउ यू आर वरीड अबाउट हेदर एंड हिज फ्यूचर बट यू नेवर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। और जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि इनको पहली बात तो ना कोई गाइडेंस मिली है दोनों बच्चों को, ना इब्राहिम फैमिली को कोई अता-पता था, ना इनको कोई कंसर्न था। इन बच्चों ने जो भी बोला होगा कि जो चल रहा है हम ये ले लेते हैं, उन्होंने हाँ में हाँ बोल दिया होगा, हाँ ले लो। क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स गाइड करते हैं, वो अगर उन्हें खुद नहीं नॉलेज होती, वो आस-पास से पता करते हैं, स्कूल में काउंसलर्स वगैरह होते हैं, लोगों के फ्रेंड सर्कल होते हैं, जहाँ से वो मतलब ये सीखते हैं कि अच्छा इन्होंने ये स्ट्रीम ली, आगे जाके इन्होंने इस लाइन में करियर बनाया। या बच्चों को खुद ही होता है कि ये सब्जेक्ट हमें ईज़ी लगता है या इस सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं या ये सब्जेक्ट लेके मैं एक पर्टिकुलर लाइन में जा सकता हूँ। तो ना बच्चों को नॉलेज है, ना इब्राहिम फैमिली को, स्पेशली सबा, दीपिका और शोएब, इन तीनों को बोल रही हूँ क्योंकि माताजी और पिताजी को तो छोड़ दो, वो इस
चीज़ से एक्सक्लूड कर देते उन्हें, क्योंकि उन्हें खुद नहीं नॉलेज। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो गार्जियन बने बैठे हैं। जब तुम गार्जियन बने बैठे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट, तुम इन बच्चों को गाइड करो, इन बच्चों का ख्याल रखो। या तो फिर आप मना कर देते कि भाई हमने सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए थोड़े दिन रखा था, थोड़े साल के लिए लेके आए थे, अब हमसे नहीं संभल रहा, अब नाउ यू आर योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन नहीं, ये तो ढिंडोरा पीट के बैठे हैं कि हम तो भैया 15 घर चला रहे हैं, पूरा मोहल्ला को हम पाल रहे हैं। जब पाल रहे हो तो ढंग से पालो। तो इन बच्चों ने ये जो भी सब्जेक्ट ले लिए, इन इब्राहिम फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ले लो भैया, बायो ले लो, भले ही तुम 55% मार्क्स आ रहे, तुम बायो ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, भले ही तुम्हें फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का बी पी और सी भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ले लो, बस चलते रहो। हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, हमें तुम्हारे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। सेम गोज विद रेहान। रेहान ने कॉमर्स लिया है, और पहले उसके 70s में आ गए थे कुछ परसेंटेज 10th में, जो ठीक-ठाक परसेंटेज है। आज के ज़माने के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। आज के ज़माने में लोग 90s ला रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत बढ़ चुका है। पुराने ज़माने में होता था 70s में आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होता। फिर भी चलो, इब्राहिम फैमिली ने बड़ा धूम-धाम से उसका ड्रामा करा, सेलिब्रेशन करा। उन्हें तो सेलिब्रेशन करने का, व्लॉग बनाने का एक बहाना चाहिए, क्योंकि उस बर्थडे पे, मतलब उस रिज़ल्ट पे उन्होंने 2-4 व्लॉग निकाल देने हैं। तो उन्हें तो एक कंटेंट मिल गया। लेकिन देखा जाए तो 70s में परसेंटेज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इन्हें बस ये था कि हाँ भाई, रिज़ा से ज़्यादा आगे, चलो हमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम बेटर देन सबा, आई एम अ बेटर गार्डियन। यस, इनका खुद का कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि रिज़ा फेल हो रही है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो सो कॉल्ड बच्चा है रेहान, वो पास हो रहा है। तो जनाब की जो फैज़ा बेगम है, उन्होंने उसको बहुत बड़ा, मतलब कंटेंट बनाया। लेकिन अब आप देखो कि ये दोनों कॉलेज जा रहे हैं। मुंबई में 11th-12th कॉलेज काउंट होता है। रिज़ा के 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जो फ़रवरी में स्टार्ट हो जाएँगे, और फ़रवरी में आएगा इनका रमज़ान। रमज़ान के टाइम पे जैसे ही रमज़ान आता है ना, ये पूरा-पूरा दिन सोते हैं और पूरी रात जगते हैं। ये सोते हैं 5-6 बजे सुबह के, जब ये इफ्तार वग़ैरह हो जाता है इनका, और उसके बाद ये पूरे रात जगते रहते हैं, खाते रहते हैं, इंस्टाग्राम के जो भी काम है वो करते रहते हैं, या शॉपिंग करने चले जाते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। अब ऐसे में रिज़ा कैसे पढ़ेगी और कैसे एग्ज़ाम देगी, और कैसे रेहान एग्ज़ाम देगा, और क्या ही वो उखाड़ लेंगे। तो इब्राहिम फैमिली को इसकी कोई चिंता ही नहीं है, और उन्हें ऐसा नहीं कि चिंता अब नहीं है, चिंता उन्हें इनके बचपन से ही नहीं थी। तो ये तो मेरा आंसर है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इब्राहिम फैमिली ने इनको क्यों नहीं गाइड किया, या इब्राहिम फैमिली ने इन्हें ये सब्जेक्ट लेने से कैसे, मतलब अलाउ किया। भैया अलाउ अलाउ कुछ नहीं किया, उन्हें पढ़ी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। हो सकता है, अच्छा एक और चीज़, जो जनाब हैं, वो अभी दिखाया था लास्ट के 1-2 ब्लॉग पहले कि रेहान के कॉलेज गए हैं, और रेहान खुद कह रहा है कि आज तक भाई मेरे पीटीएम होता है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें कभी नहीं आए, भाभी आती थी। और देखा जाए तो जनाब पहली बार रेहान के कॉलेज या स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने स्कूल के एडमिन ने बुलाया होगा। अब आप ये सोचो कि 11th ग्रेड में पेरेंट्स को ऐसे नहीं बुलाया जाता है। मतलब नॉर्मल पेरेंट टीचर मीटिंग में एक पेरेंट चला जाए इनफ है। अगर ऐसी होती भी हैं पेरेंट टीचर मीटिंग इस ग्रेड में, 11th ग्रेड में, तो एक पेरेंट ही जाता है जनरली, और मोस्टली दीपिका ही जाती होगी, हमेशा से वही जाती आई है। लेकिन इस बार जनाब भी जा रहे हैं। तो कुछ तो बड़ी बात है। कोई सिंपल सी बात के लिए वो दोनों को लेके नहीं जाएगा, और जिस तरीके से वो डरा हुआ था, उससे साफ लग रहा था कुछ बड़ी बात हुई है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेरेंट टीचर मीटिंग है, वो लोग घूमते-घामते चले गए। अगर ऐसा होता तो रेहान डरा हुआ नहीं होता। और जनाब ने पूरा व्लॉग उस पे बना लिया कि हम वहाँ गए थे, और रेहान देखो तुम्हारे परसेंटेज कम है, लेकिन अभी रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। और ये बोल रहा है अटेंडेंस भी कम है। अटेंडेंस तो इन्होंने बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि अटेंडेंस कम है क्योंकि रेहान घूम फिर रहा है। अरे भाई, रेहान घूम फिर रहा है तो तुम्हें पता नहीं है कि अटेंडेंस ज़रूरी होती है, बच्चों का स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी होता है, तभी वो पढ़ सकते हैं, तभी वो कोर्स कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें कैमरामैन चाहिए, इन्हें कंटेंट चाहिए, कैमरामैन के साथ-साथ कंटेंट भी, क्योंकि रेहान और रिज़ा को दिखाए बिना इनके व्लॉग्स नहीं चल सकते। और रेहान एंड रिज़ा के ऊपर लोगों को सिंपैथी आती है, दया आती है, उनके बेस पे उनके कमेंट्स आते हैं।
तो इनको चाहिए एंगेजमेंट कि रेहान के बारे में कोई लिख देगा, रिज़ा के बारे में पूछेगा, रिज़ा के बारे में लोग एजिटेटेड हो जाएँगे कि रिज़ा को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, इन्हें वो सब चाहिए। और रिज़ा को तो इसलिए भी लाद के रखते हैं सबा इब्राहिम क्योंकि वो अपना बच्चे का सामान और बाकी सारी चीज़ें सँभाल ही नहीं सकती, उसको रिज़ा चाहिए एज़ अ कांस्टेंट हेल्पर कि मुझे ये पकड़ा दो, मुझे वो दे दो, रे उसका डायपर चेंज कर दो, डायपर बैग उठा लो, मुझे मतलब जो होते हैं ना एक बेसिक छोटी-छोटी हेल्प, उसके लिए उसको चाहिए एक 24 घंटे का सर्वेंट अपने साथ। तो वो रिज़ा को लाद के रखते हैं 24 घंटे और रिज़ा का भी ब्रेन वॉश शुरू से किया गया है। रिज़ा को क्या होता है ना बच्चों को बहुत छोटी एज में किसी के घर छोड़ दो, तो वो उनसे डर के रहने लगते हैं। अगर आप पुराने व्लॉग्स देखो, मैंने कई बार पिक्चर्स शेयर किए हैं जिसमें रिज़ा कॉर्नर में ज़मीन पे बैठी होती थी, पढ़ती होती थी और सालों अपी की माताजी सोफ़े पे चढ़ के बैठे होते थे, गप्पे मार रहे होते थे और व्लॉग बना रहे होते थे। तो इसने ये ट्रीटमेंट बचपन से झेला है कि मुझे ज़मीन पे बैठना है, मुझे कोने में बैठे रहना है, मुझे इनके हर ऑर्डर को फ़ॉलो करना है, मुझे इनके खाने-पीने का ख़्याल रखना है। इन्होंने इब्राहिम फैमिली ने कभी बच्चों को पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, पढ़ाई के लिए एनकरेज ही नहीं किया, बस नाम के लिए स्कूल चले जाओ, स्कूल से आ जाओ, स्कूल के बाद क्या हो रहा है स्कूल में, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इनका इंटरेस्ट है, इन्होंने कभी जाना ही नहीं। इनको ये था कि हाँ, हमने 2 बच्चे अपने दम पे लेके आए हैं हम और उन्हें पाल रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं बेटी खाला पे, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इन दोनों बच्चों पे और देखा जाए तो बस फीस ही पे कर रहे थे, इसके बाद तो बच्चे ही इनकी हेल्प कर रहे थे। अगर ये जितना काम बच्चे कर रहे थे ना, अगर ये हेल्प के लिए कोई सर्वेंट रखते, तो उसको पे करना पड़ता। लेकिन इन्हें फ्री में 2 बच्चे मिल गए और जब से सबा इंस्टा पे आई है, यूट्यूब पे आई है, बेसिकली सोशल मीडिया पे आई है, तो उसको तो इतनी बड़ी हेल्प मिली है इससे, इन दोनों बच्चों से, कि शादी से पहले के व्लॉग्स अगर आप देख लो कि दोनों बच्चों के ऊपर होते थे, 50% दोनों बच्चों का कंट्रीब्यूशन और रिमेनिंग 50% सालोपी और सालोपी की माताजी का कंट्रीब्यूशन। इस दम पे चले हैं इसके व्लॉग्स। तो माताजी तो चलो इसकी अपनी है, लेकिन ये दोनों बच्चे जो इन्होंने इस तरीके यूज़ किए और अब्यूज़ किए हैं, तो इनका हक भी तो बनता है। चलिए हक की बात करते हैं। हक की बात पे बहुत बार मैं कर चुकी हूँ। लोगों को ना इस औरत से इतना गुस्सा है, नफ़रत है, नॉट बिकॉज़ शी इज़ अ डम्ब पर्सन, बिकॉज़ शी इज़ एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल। आज इसने अपने इंस्टा पे जो भी एक कमेंट लिखा है उसको पिन करके और मैं उसको एज़ इट इज़ रीड कर देती हूँ, फिर उस पे बात करते हैं। इसने लिखा है, "जो लोग भी वेट के लिए कह रहे हैं, मैंने आप सबका मज़ाक बनाना भी पॉज़िटिवली लिया है। मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की है, प्रेगनेंसी वेट थोड़ा मुश्किल से जाता है और अब मैंने कंसीव किया था जब मैंने कंसीव किया था, तब भी मेरा वेट ज़्यादा ही था, तो और ज़्यादा बढ़ गया है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, मेटाबॉलिज़्म भी डिफरेंट होता है, थोड़ा-सा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी आया था। सोचो था, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आके चला नहीं जाता, लेकिन आया था लिख रही है व्हिच मीन्स वो झूठ ही होगा, क्योंकि आर्थराइटिस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसने क्या किया, इसने कभी ज़िक्र नहीं किया, तो आप समझ जाइए कि वो झूठ ही था। आगे लिखती है कि ज़्यादा वर्कआउट या वॉक में पेन होने लगता है, ब्रेस्ट फीड कराओ तो डबल भूख लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, माँ बनने के बाद ये सब बातें इतनी ज़्यादा दिल पे नहीं लगती, क्योंकि अगर मैं ही कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो मेरे बच्चे को हिम्मत कहाँ से मिलेगी। थैंक यू ऑल जो मुझे पॉज़िटिव वे में हिम्मत दे रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे और जो मज़ाक बना रहे हैं, अल्लाह आप सबको भी खुश रखे। तो इसने ये कमेंट लिखा है। सबसे पहली बात, लोगों को इस पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि ये झूठ बोलती है। झूठ भी चलो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो गुस्सा है, चिढ़ है, इस बात से है, स्पेशली मुझे, कि इसने 2 गरीब बच्चों को अपने घर में रखा और किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्लस उसने 1% भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसने जितना पैसा कमाया है, इसे खुद अच्छे से पता है कि उसमें आराम से मैं कहती हूँ 30-40% शेयर दोनों बच्चों का बनता है मिला के। और जब इसने अपना घर लिया था, अपनी शादी से पहले ही इसने 2 बीएचके, 3 बीएचके जो भी बोलते हैं जिसमें ये रहती है, वो लिया था। वो उस टाइम करीब 1 करोड़ का होगा। जब इसने ये घर ले लिया था, तो इन बच्चों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसको अगर ऐसा लगता कि हाँ भाई मैंने जितना भी कमाया मैं तो उसके लायक ही नहीं थी, क्योंकि ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरे अंदर कोई टैलेंट है, ना मैं कोई बहुत समझदार इंसान हूँ,
या मैं अपने दम पे ब्लॉग्स चला सकती हूँ। मैंने तो जो ब्लॉग्स चलाए हैं भाई-भाभी के दम पे फ़ेम पाया है और जो कंटिन्यूअस चलाए हैं वो अपनी माँ के और दोनों बच्चों के दम पे चलाए हैं। चलो बाकी मोहल्ला-मंडली भी आती-जाती रहती थी लेकिन बेसिक कोर तो इनका ये 3-4 जने थे। तो इसका ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं फ़ेयर शेयर इनको दे दूँ। अगर ये चलो शादी तक भी नहीं, शादी के बाद भी रिज़ा को रेहान को तो यूज़ करती ही आई है। अगर ये सोचती कि चलो मैं एक घर दोनों को मिला के दोनों बच्चों के नाम पे एक घर खरीद के इनको दे देती हूँ, ताकि मुझे ऐसा गिल्टी ना लगे कि मैंने कुछ गलत किया है। तो बात होती कि हाँ, चलो इसने इतना करा। उसके बाद ये कंटीन्यूअस यूज़ भी कर रही होती ना, शायद इतना खराब नहीं लगता। लेकिन नहीं, इसने कुछ भी नहीं दिया। उनको आज तक एक कमरा तक नहीं दिया है अपने घर में। और रिज़ा इतनी बेवकूफ़ औरत है, उसको लगता है कि ये घर उसका है। सालों पे अपने घर चलते हैं, सालों पे हाँ, अम्मी के घर आके तो बहुत अच्छा लगता है, अम्मी के घर। भाई तुम्हारी अम्मी का घर ना मौहदा में है। मौहदा जाओ ना तब बोला करो कि अम्मी के घर आके अच्छा लगता है। इसको लगता है अम्मी का घर इसका घर है, इसकी अम्मी का घर है, सबा का घर इसका घर है, हैदर इसका बच्चा है, वो इसका पूरी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है, सबा की कार इसकी कार है। इसको पता नहीं समझ नहीं आ रही है या सबा उसको इस तरीके से बोलती है हमारा घर है, हमारा बच्चा है, हमारी कार है, तुम्हारी कार भी तो है ये, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी तो है, काम करो ना रेस्टोरेंट के लिए, चॉकलेट बनाओ ना अपने रेस्टोरेंट के लिए और ये बच्चा तुम्हारा ही तो है, तुम ही इसको नहलाओगे, तुम ही इसकी साफ-सफाई करोगे, तुम ही इसको प्यार करोगे, तुम ही गोदी लेके टाँग के इसको घुमोगी, ये तुम्हारा ही बच्चा तो है। तो ये सब या तो इसको ऐसे बोल-बोल के इसका ब्रेन वॉश कर रखा है कि सब कुछ तुम्हारा ही है और जबकि इसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए लोग इससे चिढ़ते हैं कि तुम इतना एक्सप्लॉइट करोगे लोगों को, इतना इनको यूज़ करोगे और करियर भी नहीं बनाने दे रहे हो भाई। अगर तुम पढ़ाई-लिखाई के लिए लाए हो, उन्हें यूज़ भी कर रहे हो अपने ब्लॉग्स में, तो पढ़ने तो दो उन्हें ढंग से ताकि उनका आगे फ्यूचर बन जाए, कुछ करियर बन जाए, कहीं नौकरी करने लायक रहे ये, कुछ तो कर पाएँ अपनी ज़िंदगी से। नहीं, उसमें भी पढ़ने भी नहीं दे रही है। चलो वो भी माना, ठीक है अब तुम्हें पता है कि यूट्यूब से, सोशल मीडिया से तुमने किस तरीके से पैसा छापा है और लोग रिज़ा रेहान को भी पहचानने लगे हैं, तो इनका भी यूट्यूब चैनल बना दो। तुम्हें लगता है कि नहीं भई मेरी कमाई मेरी है, मैं अपनी कमाई में से कुछ नहीं दूँगी, तो इनको भी अपने दम पे कुछ कर लेने दो। क्योंकि अगर ये यूट्यूब चैनल खोलेंगे या सोशल मीडिया पे आएँगे, तो इनकी अर्निंग होगी, फिर तुम छोड़ दो इनको इनके हाल पे कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी, इनकी किस्मत इनकी, जितना मर्ज़ी ये मेहनत करे, जितना मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले या ब्लॉग्स डालें, इनको पूरी फ्रीडम दे दो और जो भी अर्निंग इनकी है वो इनकी किस्मत इनकी, इनकी मेहनत इनकी। तो फेयर बनता है, चलो तभी भी ठीक है कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना, लेकिन इनको मत कंट्रोल करो। ये ऐसी औरत है कि इनको भी कंट्रोल करती है, इनको आगे नहीं बढ़ने देती है, इनको कुछ देती नहीं है, इनको फ्रीडम नहीं देती है, इनको अपने घर में स्पेस नहीं देती है। रिज़ा ज़मीन पे सोते हैं, कैन यू इमेजिन? रिज़ा इतनी बेवकूफ़ औरत है जिसे लगता है कि सब कुछ इसका है, उसके पास एक बेड नहीं है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। रेहान के पास कोई फ्रीडम नहीं है, लोगों को लगता है कि रेहान की लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत नहीं है, सिर्फ़ थोड़ी-सी ही अच्छी है। लेकिन रेहान का भी वही हाल है। वो सुनने में आया है कि जो दीपिका की मम्मी है उनके घर रहता है आधे टाइम और रूहान को सँभालता है। आधे टाइम वो 2-4 घंटे दीपिका के घर रहता है, 1 आध घंटे भटकता हुआ सबा के घर आ जाता है और सोने जाता है अम्मी जी के घर में। मुझे नहीं लगता और मैंने ये पॉइंट आउट भी किया था कि एक बार अम्मी जी घर आई थी सबा के तो चाबी लेके आई थी। ताला मार के आती हैं वो। उसके बाद रेहान अगर आएगा तो उसको इतनी फ्रीडम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि माताजी उसे चाबी दे देते होंगे कि ये ले चाबी बेटा तू रह ले आराम से वहाँ। उसे इधर-उधर ही भटकना पड़ता होगा जब तक माताजी का मन ना भर जाए सालू अप्पी के घर से और वो खुद नीचे ना जाए। तो इनको इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। नानी को इतना इन्होंने कंटेंट बनाया, नानी को लेके आ गए, नानी के घर दिखा दिया, नानी को बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में दिखा दिया। बट नानी को जब सबा इब्राहिम घर लेके आई है, तो नानी को 4 घंटे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उसे लगता है पता नहीं क्या चोरी कर लेगी। अब सोचो नानी क्या ही चोरी कर लेगी। सालो ओप्पी के घर में कौन से हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं कि इसकी अलमारी खोलते ही हीरे जवाहरात गिर जाएँगे और वो नानी बेचारी चोरी कर लेंगी। मतलब 1 आध 2 कपड़े, चम्मच, कटोरी, चप्पल, जूता यही तो चोरी कर लेंगी और मतलब कर भी लेंगे तो क्या इनके घर इतना सरप्लस में आता है, मोस्टली फ्री का आता है, कोलैबोरेशन का सामान आता है। लेकिन इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वैसे बोलते हैं हमारा खानदान, हमारा ये। सालों पे मेहर को अपना ऐसा दिखाते हैं कि मैं मेहर को पाल रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते और मेहर को सँभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं है, तो मेहर तुम पढ़ाई करो और हम तुम्हारी फ़ीस भरते हैं इसलिए हमारी नाक मत कटाना।
ये सारे डायलॉग मारती है सामने आके। भाई तुमने तो अपनी जवानी में इतने गुलछर्रे उड़ाए हैं कि इतने टिकटॉक बनाया, मतलब पब्लिकली होते हैं ना, जैसे कोई भी देख सकता है। आँख मार-मार के उस ज़माने में, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, 8-9 साल पहले तो मिनिमम, उस ज़माने में तुम ये सब वीडियोज़ बनाते थे और तुम्हारे माता-पिता को, तुम्हारे भाई को और तुम्हारी भाभी को सब एक्सेप्टेबल था। और मतलब ऑब्वियसली जब आँख मार-मार के एक यंग लड़की वीडियो बनाएगी, नाचेगी, तो पब्लिक तो कमेंट करेगी ना कुछ भी। लेकिन तब ये एक्सेप्टेबल था। आज के टाइम पे इट्स इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज़ आज के टाइम पे इंस्टा रील पे बहुत सारी लड़कियाँ ये सब कर रही हैं। उस ज़माने में शायद इंडियन लड़कियाँ इतनी नहीं करती थी। और इंडियन मुस्लिम है ये, जो अपने आप को बहुत रिग्रेसिव, बहुत इस्लामिक, बहुत कंज़र्वेटिव दिखाते हैं। तब ये करती थी वो सब हरकतें। और लेकिन इन दोनों बच्चों को इसने ऐसे कंट्रोल करा हुआ है कि नहीं भई तुम तो दुपट्टे डालो गले में, पूरे टाइम गले में दुपट्टे डालो, और ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, ये हराम है, नेल पेंट लगाना हराम है। और इसलिए पब्लिक इससे चिढ़ती है कि इसने एक तो धर्म का मज़ाक बना रखा है। ये लोग कहते हैं कि अबाया पहन लेती है जो भी इवेंट आता है। भैया जब तुम अबाया पहनते हो इवेंट पे, तो तुम पूरे टाइम हिजाब ही रहो ना, प्रॉपर हिजाब ओढ़ के रखो। जैसे निदा है, लोग कहते हैं वो भी मतलब फ्रॉड है। अब मुझे नहीं पता निदा कितनी फ्रॉड है, क्या है? मैंने उसकी रील्स देखी है, लेकिन हर बार वो प्रॉपर हिजाब में आती है। अगर उसने बोला कि मैं हिजाब में रहूँगी, तो हिजाब में तो रहती है प्रॉपर। चाहे वो किसी भी टाइप की रील बनाए या कुछ भी करे, वो घोड़े पे बैठ के घूम रही हो या मतलब लिटरली, मतलब मैंने देखा है वो अच्छे दिखती है, मतलब अच्छा उसका रील्स वगैरह ठीक-ठाक होती हैं। लेकिन अगर सबा इब्राहिम कह रही है कि भैया अल्लाह ने हमें हिदायत दे कि हिजाब ओढ़ के रखो, तो फिर प्रॉपर हिजाब ओढ़ के रखो ना, तुम हिजाब का क्यों मज़ाक बना रहे हो? तो इसलिए पब्लिक चाहती है इसका डाउनफॉल हो। ऊपर से सिर्फ़ हेलो फ्रेंड्स कर के घूमती रहती है। अपने दम पे कुछ नहीं कर रही है। अपने गरीब रिश्तेदारों के दम पे ये इतना पैसा छाप रही है, उनको कुछ नहीं दे रही, इसलिए पब्लिक चिढ़ती है इससे। इसके पास ज़ीरो टैलेंट है, ज़ीरो। ये औरत अपना बच्चा तक खुद नहीं सँभालती है। ये अपने खुद के काम खुद नहीं करती है, वो भी दूसरों से करवाती है। इसलिए पब्लिक चिढ़ती है इससे। और फिर ज्ञान इतना ज़्यादा बाँटते हैं ना रिश्तों का, जबकि खुद के रिश्ते नहीं सँभल रहे हैं। अभी कल-परसों के ब्लॉग में इसने कहा था कि अम्मी के घर बहुत अच्छा लगता है, अम्मी के घर में। भई सनी को भी अपनी अम्मी के घर में बहुत अच्छा लगता है। उसको तो साल में 4 दिन रहने की इजाज़त मिलती है। बड़ी-बड़ी बातें करती है कि फ्रेंड्स अपने माँ-बाप का ध्यान रखना चाहिए, फ्रेंड्स ये वो। तो भई सनी को भी अपने माँ-बाप का ध्यान रखना चाहिए। सनी को भी बोलो जाके अपने माँ-बाप का ध्यान रखे। अब इसने बोला है कि मेरे सास-ससुर आने वाले हैं। अब देखते हैं कितने दिन बाद आने वाले हैं और कितने दिन टिक के रहेंगे। और जैसे ही वो लोग आएँगे ना, इसका कुछ ना कुछ बहाना शुरू हो जाएगा, रोज़ निकल-निकल के बाहर चली जाएगी, रोज़ अम्मी के घर जाके बैठ जाएगी और फिर 2-4 दिन बाद मुँह फुला लेगी और बेचारे वो अचानक से अपना बोरिया बिस्तर बाँध के निकल लेंगे। और अभी ये फिर से कह रही है अभी रमज़ान में हम मौदा जाएँगे। तो अब इसके व्यूज़ जो डाउन हो रहे हैं ना, उससे इसे घबराहट हो रही है कि अरे मैंने तो 5-6 साल पब्लिक को इतना उल्लू बनाया है, मैंने तो बिना मेहनत के पैसे छापे, करोड़ों छाप लिए, प्रॉपर्टीज़ बना ली, मैंने तो इतनी रईस हो गई हूँ, सारे मोहल्ला मंडली मेरे आगे-पीछे घूमती है, सनी मेरे कदम चूमता रहता है, सारे दिन मेरी शक्ल देखता रहता है, जो मैं कहती हूँ वो होता है। अब मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, पैसा कम हो रहा है, तो फिर मेरी मेरी दुकान कैसे चलेगी? मेरी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें कैसे होंगी मेरे घर में? तो इसे वो डर लग रहा है। एंड आई रियली वांट हर डाउनफॉल टू हैपन एंड हैपन वेरी सून। क्योंकि ऐसे लोगों को ना इतनी ज़्यादा छूट मिल जाती है ना, कहते हैं ना भगवान इतनी छूट दे देता है, वो उनका ना घमंड सर पे चढ़ जाता है। जो लोग किसी लायक नहीं है, उनको इतनी इज़्ज़त और इतना पैसा मिलना भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया मेहनत कर रही है। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेचारे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तब जाके थोड़ा-सा पैसा उनके हाथ में आता है। और ये औरत तब से पब्लिक को बेवकूफ़ बना-बना के अपना मतलब प्रॉपर्टीज़ बना रही है। और सिर्फ़ ये बना रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। इस पूरे सीन में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हुआ है। रिज़ा रेहान रेहान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ़ रिज़ा रेहान का हुआ है। महर थोड़ी-सी बची हुई है क्योंकि वो दूर रहते हैं, लेकिन ये महर इसका नेक्स्ट टारगेट है। क्योंकि रिज़ा बड़ी होती जा रही है, सारे छोटे-छोटे काम शायद वो ना कर पाए, तो ये देखना बहुत जल्दी महर को फँसाने की कोशिश करेगी कि महर को भी मैं बोलूँ हम ये मुंबई में ही पढ़ाएँगे इसे, महर को। पिछली बार भी इसने बहुत ट्राई किया था महर को रोकने का, वो महर रुकी नहीं। अब पूरे इस सीन में ना, क्योंकि रिज़ा रेहान का तो फ्यूचर भी बर्बाद हो गया, रिज़ा की तो हेल्थ भी बर्बाद हो गई। हो सकता है रेहान की भी हेल्थ गड़बड़ चल रही हो, क्योंकि उसको भी देखने वाला, सँभालने वाला कोई नहीं है। वो मतलब स्कूल जाता है, वो स्मोक करता है, क्योंकि अभी
रेडिट पे किसी ने लिखा था कि रेहान की जो कंडीशन है ना, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे डिप्रेस्ड हो और उसका भी मतलब नरिशमेंट ठीक से हो नहीं रहा है। एंड अगेन कोई पूछता ही नहीं होगा ना उसे, कोई पूछता ही नहीं होगा कि स्कूल में, कॉलेज में क्या चल रहा है, भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसे कि रेहान के बारे में शोएब कह रहा था कि उसने बताया कि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको हमारा रिजल्ट बताना ही नहीं चाहिए था, व्हिच मीन्स ये कमेंट्स भी पढ़ता है। और ऑब्वियसली पढ़ता ही होगा, दोनों बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है नहीं पढ़ते होंगे। अब ये तो बहुत क्लियर हो गया इस बात से कि ये पढ़ता है कमेंट्स। और कौन-सा ऐसा इंसान होगा जो अपने बारे में इतने बुरे-बुरे कमेंट्स पढ़ के नॉर्मल रहेगा? सबको इम्पैक्ट करता है। और जब सालों पीछे जो इतनी बड़ी महान बनी हुई है, उसको इतना इम्पैक्ट करता है, बार-बार आके सफाइयाँ देती है कि फ्रेंड्स हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेंड्स आप हमें ऐसा बोलते हैं, फ्रेंड्स ये है, वो है, हम सफाई नहीं देंगे। जब ये आके ये सब बोलती है ना, व्हिच मीन्स कि फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सालू अप्पी जी और शोएब और दीपिका इन तीनों को फ़र्क पड़ता है और आके वैलिडेशन देते हैं, आके सफाइयाँ देते हैं, रोते हैं, खूब गालियाँ देते हैं ये लोग। लेकिन ये इसलिए इन्हें ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं भई। 4 गालियाँ खा रहे हैं, 4 में से 2 दिल पे लग गई, 2 इग्नोर कर दी, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना। और रेज़ा और रेहान के केस में क्या है, इनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। इन्हें तो सिर्फ़ गालियाँ मिल रही है। इन्हें तो सिर्फ़ ये बोला जा रहा है कि तुम नौकर हो, तुम लीचड़ हो, तुम अपने माँ-बाप के पास क्यों नहीं रहते, तुम्हें पता है जो-जो बोला जा रहा है, तुम पढ़ते-लिखते नहीं हो, तुम्हारा करियर फ्यूचर बर्बाद हो गया, तुम धर्मदो 2.0 बन चुके हो, वो नैनी बन चुकी है, सारे दिन की नौकरानी बन चुकी है, तुम्हारी माँ नौकरानी है, ये सब पढ़ रहे हैं वो। तो उन्हें तो कुछ मिल भी नहीं रहा। अगर किसी को मिल रहा हो ना कि चलो भैया हमें 2 मकान मिल गए हैं मुंबई में और हमें गालियाँ खाने को मिल रही है, तो सोचेगा चलो ठीक है फ्री फंड में मकान तो मिल गए हैं ना, हमारा फ्यूचर तो सेट हो रहा है ना, गालियाँ खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, इस सिचुएशन में इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ गालियाँ मिल रही हैं। तो कैसे नहीं इसकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगी? कैसे नहीं रेज़ा की या बेटी खाला तो पता नहीं भैया कैसी माँ है, बेटी खाला तो माँ कहलाने लायक ही नहीं है, कलंक है, बहुत बड़ा धब्बा है सही में। ये दोनों ना इसरार खालू और ये बेटी खाला बहुत बड़ा धब्बा है सही में। मतलब आई जस्ट हेट देम। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको पकड़ के मारना चाहिए कि भई तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की लाइफ एक्सप्लॉइट हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि किस बात पे तुम अंधे हुए पड़े हो? ऐसा तुम्हें मिल क्या रहा है? ये लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं कि 2 कारें खरीद के तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है या मौदा में 4 खेत खरीद लिए तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है इन्हें। बेटी खाला को 15,000 रुपए मिल रहे हैं हैदर का काम करने के लिए, हैदर को दिन-रात सँभालने के लिए, 24 घंटे सँभालने के लिए और अगर मेड नहीं आए तो घर का काम करने के लिए, कंटेंट बनने के लिए और उसके साथ-साथ जब अम्मी जी बुलाएँ तो अम्मी जी के घर में जाके वहाँ पे खाना बनाने के लिए और पता नहीं क्या-क्या काम करती हैं, वो सारे घर के काम करने के लिए बेटी खाला को 15,000 मिल रहा है। उसमें बेटी खाला इतनी खुश हुई पड़ी है कि हैदर को गोदी में लिए-लिए घूमती-फिरती रहती है और अपने बच्चों को पूरा नेग्लेक्ट कर रखा है। अब कल के ब्लॉग में देखो इन्होंने जो कुंडे की नियाज़ वग़ैरह जो किया था, सारा काम बेटी खाला ने करा है। सबा इब्राहिम बैठ के मेहर से पैर दबवा रही थी। और जो लोग बोलते हैं ना कि भई बड़ी बहन है, पैर दबा दिया तो क्या हो गया, बहनों में तो होता है, ये भी आके नाटक करती है ना, फ्रेंड्स बहनें हैं, मेरी बहनों में तो चलता है। तो तुम भी कभी रिज़ा के पाँव दबाते हुए दिखो ना। या मेहर के दबाते हुए दिखो, चलो रिज़ा और मेहर तो तुमसे छोटे हैं। बेटी खाला के पैर दबाते हुए दिख जाओ, बेटी खाला तो तुम्हारी माँ समान है ना, तुम कहते हो ना हमारी खालाएँ माँ जैसी हैं। बेटी खाला के पैरों में भी दर्द रहता है, तो बेटी खाला के पैर दबाते हुए दिखो कभी, करो अपने आप को शूट। तब तो हमें लगे कि हाँ, तुम भैया बहुत प्यार से रखते हो, इन्हें फैमिली मेंबर की तरह रखते हो। नहीं, वो कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये उन्हें फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट ही नहीं करती है। इन लोगों को लगता है हमारा तो बहुत अपर हैंड है, भई हम तो इन्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेंगे। जब ये कहीं भी ब्लॉग में मतलब कहीं जाती है ना अच्छी जगह, बेटी खाला वगैरह को सबको साइडलाइन कर देती है। जब इसकी पूरी फैमिली का कोई इवेंट होता है ना, तो सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, जैसे सालू अप्पी और माता-पिता इब्राहिम और भाई-भाभी वो सब सोफ़ों पे चढ़ के बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, आराम से अपने आप को शूट करते हैं, गप्पे मारते हैं। जब वो सब खत्म हो जाता है ना, तब इसे बेटी खाला की याद आती है। तब बेटी खाला तुम क्या कर रही थी? बेटी खाला ये कर दो, बेटी खाला हम तुम्हारे लिए कंगन लाए हैं, बेटी खाला ये लोग लाए हैं, अंगूठी लाए हैं, तुम्हारे लिए हेयर बैंड लाए हैं। वो सब ड्रामा करती है कि उन्हें कंटेंट बना ले, कि उनको ज़रा सी चीज़ देके लॉलीपॉप देके जो चिल्लर फेंक के उन्हें खुश कर दें। तो वो ये सब करती है
और बेसिकली कंटेंट बन रहा है, बेटी खाला कंटेंट भी दे रही है, घर के काम भी कर रही है, बच्चा भी संभाल रही है, सिर्फ 15,000 में। अरे बेवकूफ औरत, अगर इतना इतना ही काम करना है ना, इसी बिल्डिंग में ढूंढ लो, तुम्हें इससे डबल सैलरी पे इतना काम करने के लिए जॉब मिल जाएगी, जहाँ तुम्हें छुट्टी भी मिलेगी, महीने में 2-3 छुट्टी भी मिल जाएगी कि भैया हाँ ठीक है, आज छुट्टी पे हो, आराम से फुल 24 आवर्स रेस्ट करो, अपनी चॉइस से अपना काम करो। लेकिन नहीं, इन्हें यहाँ छुट्टी भी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात तो छुट्टी नहीं मिल रही है इन्हें, 24 घंटे काम करते हैं ये लोग, वो भी पूरे 30 डेज इन अ मंथ। तो ऐसी लाइफ जी रहे हैं। अब लास्ट जो सबा का ब्लॉग था उसमें 1.8 मिलियन पे सेलिब्रेशन चल रहा है। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं सालू अप्पी जी के। इसलिए सालू अप्पी जी ने रिजा को बोला होगा कि भैया कुछ तो करो, कंटेंट लाओ, तो फिर ये सेलिब्रेशन करिए। सोचो 1.8 मिलियन कोई माइलस्टोन है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन तो फिर भी माना जाता है माइलस्टोन है। और तुम्हें कितने सेलिब्रेशन चाहिए? वैसे तुम हर रोज रोते रहते हो हमारा तो वेट बढ़ रहा है और हमें तो शुगर नहीं खानी। सनी हमें बताओ, हमें कसम दे दो कि हम शुगर नहीं खाएंगे। भैया पता नहीं कितने महीनों पहले सनी की कसम खाई थी और हर रोज कुछ ना कुछ खाती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिजा के 1 महीने बाद एग्जाम्स है और इसको चाहिए था कंटेंट, इसको चाहिए था अपनी वाहवाही। उसके लिए उसने रिजा से बोला होगा, ऑब्वियसली रिजा के दिमाग में तो आएगा नहीं कि मैं ये सब करूं। रिजा को बोला होगा कि मेरे लिए ये सब करो। अब इसको तो 30 सेकंड का या 1 मिनट का कंटेंट मिल गया, लेकिन उस 1 मिनट के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी। पहले रिजा ने पिंटरेस्ट पे जाके सारी चीजें देखी होगी, कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, फिर सारे बैलून्स लाई होगी और भी डेकोरेशन का सामान मंगाया होगा। बेडशीट तक वो नई खरीद के लाई थी, पूरा बेड इसने सेट किया है और उसके बाद बैलून वैलून लगा के पूरा डेकोर किया है, केक बनाया है। तो और मेहर और रिजा दोनों मिलके लगे पड़े हैं बेवकूफों की तरह, और इस पूरे प्रिपरेशन में 4-5 घंटे लग गए होंगे आराम से। लेकिन सालू अप्पी जी को खुश करना है, बिकॉज सालू अप्पीज कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर करियर एंड फ्यूचर एंड देयर एजुकेशन। तो रिजा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 3-4 घंटे से इन सब फालतू के कामों में लगी पड़ी थी। कौन सा पेरेंट ऐसे कहेगा जिनके खुद के बच्चे होंगे कि तुम ये सब करो? अरे पेरेंट्स तो बर्थडे पार्टीज में भी जाना अलाउड नहीं करते। अगर एग्जाम्स आने वाले हैं, वो ये कहेंगे कि भाई पहले तुम पढ़ लो, बाद में बर्थडे पार्टीज में चले जाना। ये सब चलता रहेगा जिंदगी भर, बाद में भी होती रहेंगी पार्टीज। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सालू अप्पी जी को पहले खुश करो, उनका कंटेंट बनवाओ, क्योंकि कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सालू अप्पी का बैंक बैलेंस, उसकी प्रॉपर्टी बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने। और ये सब रिजा की माँ के सामने हो रहा है, मतलब रिजा की माँ को ही परवाह नहीं है। और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई इसने छोड़ दी है, जबरदस्ती नाटक करने के लिए बुक लेके बैठ जाती है दोनों लड़कियां। और मेहर के स्कूल नहीं खुले अभी तक, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहर के स्कूल खुल गए होंगे, ये पड़ी रहेगी यहाँ पे जब तक कि साल ओपी इजाजत ना दे इसे। तो सोचो इस तरह की, मतलब इतनी टॉक्सिक लेडी है, इसलिए लोग इसे इतनी ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए पब्लिक इसका डाउनफॉल का वेट करे कि इसको रियलिटी चेक मिलना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ जिस तरीके से फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं ना, उसी स्पीड से और उसी तरीके से अर्श से फर्श पे आ जाए। इसको पता चलना चाहिए जो इसने हराम का पैसा कमाया है ना, सारा पानी में बह जाए। तब पब्लिक को भी पता चलेगा कि गलत काम करने का क्या नतीजा होता है। फालतू का ज्ञान जो बांटते हैं ना, इनको भी अकल आ जाएगी। और ये लास्ट टॉपिक, अभी ये लोग बात कर रहे थे कि हम इसकी दुकान खुलवा देंगे, हम बेकरी खुलवा देंगे, जूतों की दुकान तुम्हारी खुलवा देंगे। ये लॉलीपॉप देती है। ये इनको पता है कि बच्चे कमेंट्स पढ़ रहे हैं और अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ये ऐसा ना हो कि भड़क जाएं, ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ आवाज उठाएं, या ऐसा ना हो कि हमारे सामने मुंह खोले और अपने हक की बात करें, या ये बोले कि हमें भी पैसा कमाना है। तो इनको दबा के, इनको एक सपना दिखा के इनको चुप रखो कि भाई अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी बेकरी खुलवाएंगे, तुम्हारे तो शू की शोरूम खुलवा देंगे। तो ये सब सपने दिखाए जा रहे हैं। अगर करना होता ना अभी तक कर चुके होते। आज तक इनके नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं ली, आज तक इनके नाम पे, अरे भैया बेड तक नहीं लिया, इनके घर में एक कमरा तक नहीं इन बच्चों के लिए, इनको कुछ भी नहीं मिला है। तो आगे जाके इनके लिए करवाएंगे। इनको अपने तरीके से, अपने दम पे सोशल मीडिया पे भी नहीं आने दे रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम सोशल मीडिया पे आ जाओ, अपने आप मेहनत करो और मैं अपनी मेहनत खुद करूंगी, तुम अपनी मेहनत खुद करो, तुम अपनी किस्मत से कमाओ। वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। सोचो इतना ज्यादा बांध दिया गया है। तो सोचो आपको लगता है या इनको लगता है कि इनके लिए आगे जाके फ्यूचर में ये कुछ कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे। एंड वन मोर लास्ट, लास्ट में आके बैठ के ज्ञान पेलते हैं ना कि फ्रेंड्स हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो गुड न्यूज़ मिली थी। लास्ट ईयर भी हमें ऐसे ही एंग्जाइटी हुई थी, लोगों ने, हेटर्स ने हमारे बारे में ये सब कहा था, तो फिर हमें एंग्जाइटी हो गई थी और फिर 2 हफ्ते बाद ही हम प्रेग्नेंट हो गए थे। तो भाई ऐसे तो फिर तुम्हें हर 2-4 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए।
क्योंकि हर 2-4 महीने बाद तुम्हारा यही रोना होता है कि हमें हेटर्स ने ये कह दिया, हमें हेटर्स ने वो कह दिया। और ये इस टाइप की गुड न्यूज़ सिर्फ़ तुम्हें ही मिल रही है, तुम्हारी दीपिका भाभी को नहीं मिल रही है, क्योंकि दीपिका भाभी को भी बहुत हेटर्स लिखते हैं। उसका भी बहुत पहले आता था, सॉरी टू से, आई पिटी यू, मुझे दया आती है तुम पे। वो मेरे पास क्लिप है, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊँगी ना, वो वाली क्लिप लगाऊँगी जिसमें आई पिटी यू करती है ना ये झूले पे बैठ के, तो वो वाली लगाएँगे। तो इसमें ये जो कर रही है ना नाटक कि भई तुमने मुझे बोल कैसे दिया, लेकिन तभी भी मैं तुम्हें ब्लेस कर रही हूँ, तभी भी मैं तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी दुआ कर रही हूँ। भाई ये किसी के लिए कोई दुआ नहीं करती, ये सब्सक्राइबर्स के लिए ये दुआ करते हैं कि तुम बने रहो, तुम देखते रहो मुझे, यही दुआ करूँगी मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा हो जाए उसके लिए कभी दुआ नहीं करूँगी, बस तुम मुझे देखते रहो, मेरे सब्सक्राइबर बने रहे, बेवकूफ़ बनते रहे, इसके लिए दुआ करूँगी। अगर दुआ करने वाली होती, ये अगर किसी का बेनिफिट सोचने वाली होती, तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे पहले अपने घर पे लोगों का जैसे होता है ना रिश्तेदारों का भला करते हैं। ये दूसरों का भला करेगी, जो इसके घर में 10 साल से रह रहे हैं जो बच्चे, उनका भला नहीं कर पाई कभी, तो किसी और का तो क्या ही भला करेगी। और ये लास्ट ब्लॉग था, उसमें सनी को दिखाया गया कि सनी को बुखार है और हैदर को उसके पास लिटा दिया। भई बुखार में तो जनरली बच्चे को दूर रखा जाता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, चलो वो भी छोड़ दो। अब सनी को बुखार है, नौटंकी मचा के बैठे हुए हैं कि सनी को 2 दिन से बुखार है, लेकिन सनी शादी में जा रहा है। तो भई बुखार है तो शादी में क्यों जा रहा है? शादी में रेहान को लेके गई है, लेकिन रेहान को दिखाया नहीं है पूरी शादी में, क्योंकि रेहान बिहाइंड द कैमरा होगा ना, कैमरा लेके चल रहा होगा, रिकॉर्ड करने के लिए लेके गई है। ये नहीं कि उसको सही में रेहान से इतना प्यार है कि भाई तू मेरे साथ चल शादी में एन्जॉय करना, अपनी मनपसंद का खाना-पीना है, जो भी है आउटिंग मिल जाएगी तेरे को। नहीं, मेरे को शूट कौन करेगा? हो सकता है कृष्णा इधर-उधर गायब हो, तो रेहान को इसलिए लेके गई थी। वहाँ पे अम्मी को दिखा रही है, अपने आप को दिखा रही है, बाकी किसी को नहीं दिखाया। तो इस तरह से यूज़ करे जा रही है। सनी की हवा इसलिए निकली हुई है क्योंकि सनी को नेहा फैज़ी ने अच्छा खासा एक्सपोज़ कर दिया कि कैसे उसके जीजाजी उसको सनी के अगेंस्ट बोलते थे और कैसे उसके जीजा ने ही बोला था कि सनी और सबा के बारे में वीडियोज़ बनाओ या जो भी है इब्राहिम फैमिली पे वीडियो बनाओ। तो सनी की हवा निकली पड़ी क्योंकि सबा ने तो उसकी जान ले ली होगी कि भई देखो तुम्हारा ख़ानदान मुझसे जेलस है, तुम्हारी बहन मुझसे जेलस है और वो लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तभी आई थी ना, फ्रेंड्स कुछ लोग हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनकी बातों में मत आना। साजिश तो वो नहीं कर रहे हैं, साजिश तुमने की है, जो सारी प्लॉटिंग की है ना, ये साजिश तुम कर रही हो अपने पूरे खानदान के अगेंस्ट, सनी के अगेंस्ट, सनी के माँ बाप के अगेंस्ट, सनी की बहन के अगेंस्ट, अपने रिजा रेहान बेटी खाला इनके अगेंस्ट, मेहर के अगेंस्ट, सबको ब्रेक कर रहे हो। जैसे होता ना कि मेहर को दूर कर दो अपने पेरेंट्स से, रिजा रेहान को दूर करो, रिजा रेहान बेटी खाला को इनको सबको सेपरेट रखो और सनी को दूर कर दो अपने माँ बाप से, उसकी सनी की बहन से दूर कर दो। तो ये सब जो साजिशें है ना, ये कर रही है। और अब जरा सा पब्लिक की आंखें खुली है ना, तो इसकी फट गई है, इसकी हालत खराब हो गई है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे तो जो 40 लाख रुपए हर महीने बनते थे वो 40 की जगह 25 कैसे रह गए, 20 कैसे रह गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 4-5 लाख पे आ जाऊंगी मैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 40-50 हजार पे आ जाऊंगी, फिर कैसे करूंगी मैं रोज रोज की शॉपिंग, फिर मैं कैसे इन पब्लिक को गिफ्ट दे दे के बहकाऊंगी, क्योंकि तब तो मेरा गुजारा ही चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे वो डर है, इस बात की घबराहट है। इसे इस बात की घबराहट नहीं है कि पब्लिक मेरे लिए नेगेटिव बोल रही है, इसे सिर्फ इस बात की घबराहट है मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, मेरा पैसा कम हो रहा है। तो बने रहिए, ये था मेरा रिव्यू एंड देखते हैं अब इसके 2-3 ब्लॉग्स और आएंगे, तो मिलते हैं सून एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।